कोलकाता में जिस तरह एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर हत्या हुई है, पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है कि उस दिन डॉक्टर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद ही संज्ञान लेता है। अब वेस्ट बंगाल की सरकार से कोर्ट में कई तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। पहला सवाल कि डेड बॉडी कब मिली थी, तो वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वकील बताते हैं कि 6 बजे मिली थी। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि घर वालों को 3 घंटे तक इंतजार क्यों करवाया गया। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम कब हुआ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को कब घर वालों को सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि रात के 8:30 बजे डेड बॉडी को घर वालों को सौंपा गया था। लेकिन जब कोर्ट में पूछा जाता है कि तो एफआईआर कब दर्ज कराई गई इस केस में, तो कोर्ट में सरकार की तरफ से केस लड़ रहे वकील ने बताया कि एफआईआर उसी दिन रात को 11:45 को दर्ज कराई गई। अब देश के इतिहास में ये पहला ऐसा केस है जब पोस्टमार्टम पहले कर दिया जाता है और फिर एफआईआर उसके बाद दर्ज करवाई जाती है। यूजुअली किसी भी घटना में पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करती है और फिर पोस्टमार्टम होता है डेड बॉडी का, और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस केस में सब कुछ उल्टा किया जाता है। जाहिर है ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, जिससे वेस्ट बंगाल की सरकार और पुलिस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच में इस केस में सीबीआई पर भी काफ़ी दबाव है। इस केस का सच सामने लाने के लिए सब जानना चाहते हैं कि क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई। इसमें एक आदमी शामिल है या एक से ज़्यादा लोग शामिल थे। क्या हॉस्पिटल प्रशासन का इस केस में कोई हाथ है, या उनकी भूमिका इस पूरे केस में इतनी संदिग्ध क्यों है? क्या वो मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे? अब ऐसे कई सवाल इस केस के मेन आरोपी से पूछे भी जा रहे हैं। और इस बीच एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। ये वायरल वीडियो क्लिप बांग्ला में है और इसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जा रहा है कि इसमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें 7 डॉक्टर शामिल हैं और यहाँ तक कि ये संख्या 12 भी बताई जा रही है। अब इन ऑडियो क्लिप में कितनी सच्चाई है ये वक्त के साथ पता चलेगा, या फिर मामले को भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये घटना कैसे हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त 2024 सुबह के लगभग 6 बजे की घटना है। इस हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर एक सेमिनार रूम है जिसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर अक्सर आराम करने पहुंचते थे। ऐसे ही यहाँ चेस मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट की 2nd ईयर की एक स्टूडेंट रात के लगभग 2 बजे इसी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आती है। सुबह एक डॉक्टर उसे जगाने के लिए जाता है तो उस डॉक्टर को लगता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई है। वो दूर से ही उस ट्रेनी डॉक्टर को देखता है और उसे लगता है कि वो सोई हुई है। अब इस ट्रेनी डॉक्टर ने बताया जा रहा है कि काफ़ी दूर से इसे देखा था तो वो उसका चेहरा ही देख पाया था, क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा किसी टेबल या सहारे से ढका हुआ था। अब इस डॉक्टर को ये अंदाज़ा नहीं होता कि रात को क्या हुआ है और ट्रेनी डॉक्टर किस हालत में है। ये बस देखकर वहाँ से वापस चला आता है। लेकिन तो उस डॉक्टर के जाने के बाद कोई और स्टाफ का मेंबर जब सेमिनार रूम में जाता है तो वो जो सीन देखता है वो देखकर हैरान रह जाता है, जो कि पहला डॉक्टर नहीं देख पाया था। वो देखता है कि ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसकी बॉडी का निचला हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं है। अब इस घटना की जानकारी धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैलने लगती है और डॉक्टर की हत्या हुई है ये बात सबको पता लगने लगती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये घटना रात को हुई और डॉक्टर के साथ रेप भी हुआ है। जितने लोगों को ये पता चलता है उतने ही लोग सेमिनार हॉल में आने जाने लगते हैं एंड ऑब्वियसली उतने ही फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट्स भी उनके साथ हॉल में आ जाते हैं। अब इस तरह के क्राइम सीन पर लोगों के आने जाने से जो असली कातिल है, जो असली गुनहगार है, उनके फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट नष्ट हो जाते हैं और पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन करने वाले को वो फिंगरप्रिंट इकट्ठे करने में काफ़ी परेशानी आती है। अब जितने लोगों को ये पता चलता है उतने ही लोग सेमिनार हॉल में आने लगते हैं। इस तरह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इस वक्त इस केस को नॉर्मली लिया जा रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि ये केस सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाएगा और हर जगह, प्रिंट मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर जगह इस केस की चर्चा होगी। यही कारण है जब प्रिंसिपल को इस मामले की सूचना दी जाती है तो प्रिंसिपल भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते शुरुआत में। लेकिन फिर जब प्रिंसिपल को डॉक्टर की फ़ोटो सेंड की जाती है तो फ़ोटो को देखकर उनकी आंखें खुल जाती है और उसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष आते हैं। लगभग 10:53 पर ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी बीमार है।
अब परिवार के लोग हैरान हो जाते हैं कि रात को 11 बजे ही उनकी बेटी से उनसे बात हुई थी, तो अचानक हॉस्पिटल में वो बीमार कैसे हो गई है। इसके बाद इस डॉक्टर के पिता यानी कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता फिर से हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए। कई बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन उनका रिसीव किया जाता है। इस बार परिवार को बताया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है एंड नाउ शी इज़ डेड। परिवार को विश्वास ही नहीं होता है और वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन 3 घंटे उन्हें वहां इंतजार करवाया जाता है। उन्हें अपनी ही बेटी को देखने नहीं दिया जाता। अब इसके साथ ही पुलिस को सूचना दी जाती है, बट कॉलेज प्रशासन इतनी देर क्या कर रहा था समझ नहीं आता। कई लोगों का कहना है वो इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे या फिर वो इस मामले को पूरी तरह से दबा देना चाहते थे, क्योंकि अगर ये मामला खुल जाता तो हॉस्पिटल और कॉलेज प्रशासन की काफ़ी बदनामी होती। इसीलिए इस मामले में सेटलमेंट की बात भी सामने आई थी, लेकिन डॉक्टर के घर वाले यानी उस लेडी डॉक्टर के घर वाले मुआवजे की बात ठुकरा देते हैं और मांग करते हैं कि इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस पे दबाव बनने लगता है, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के आसपास कुछ लोग आ जा रहे थे। मामला वेस्ट बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है, तो इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी की टीम गठित कर दी जाती है। पुलिस को क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ मिलता है। इस ब्लूटूथ को जब संदिग्ध लोगों के मोबाइल से कनेक्ट करा जाता है, तो एक व्यक्ति जिसका नाम संजय रॉय है कि मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाता है। ये व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार रूम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, और जब उसके घर पर भी जब तलाशी ली जाती है तो उसके जूतों पर खून के धब्बे पाए जाते हैं। महिला डॉक्टर का जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, यहाँ तक कि लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर 16 गंभीर चोटें आई हुई थी, जिसमें गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पेल्विक एरिया में भी काफ़ी सीरियस चोटें आई हुई थी। इतना ब्रूटल तरीके से क्राइम हुआ था और कमिट किया गया था। अब पुलिस इस केस की जांच 9 अगस्त से 13 अगस्त 2024 तक अपने स्तर पर करती रहती है। तभी हाईकोर्ट इस मैटर में संज्ञान लेता है, क्योंकि विक्टिम के परिवार की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि पुलिस इस मामले को अच्छी तरह से जांच नहीं कर रही और वो इसे इतना सीरियसली नहीं ले रहे। अब अगर पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती या कॉलेज का प्रशासन या प्रिंसिपल भी इस मामले को सीरियसली लेते, तो क्राइम सीन को पहले ही सील कर दिया जाता और वहां किसी को भी आने जाने नहीं दिया जाता। अब 14 अगस्त को सीबीआई इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। अभी तक एसआईटी ने ही इस केस की जांच की थी, उसमें संजय राय ही मेन अक्यूज था। पुलिस उसे पकड़ भी लेती है और वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। संजय रॉय 8 अगस्त को सलुआ नाम की एक जगह से कोई इवेंट अटेंड कर आया होता है और अपने दोस्त जो कि एक सिविक वॉलंटियर होता है कि किसी रिश्तेदार जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एडमिट होता है उससे मिलने जाता है। और दूसरी बार वो किसी और व्यक्ति को देखने वहाँ जाता है, क्योंकि संजय अक्सर हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। पुलिस के लिए काम के अलावा हॉस्पिटल में मरीजों को लाने ले जाने का काम भी शायद वह करता था, यहाँ तक कि पैसों के बदले मरीजों को बेड दिलवाने का काम भी करता था। इसके बाद संजय सोनगढ़ी रेड लाइट एरिया जाता है अपने दोस्त के साथ। संजय रेड लाइट एरिया के अंदर नहीं जाता, लेकिन उसका दोस्त जाता है और कुछ समय बाद लौट आता है। एक दूसरा रेड लाइट एरिया चेतला है, संजय और इसका दोस्त वहां भी जाते हैं। संजय का दोस्त इस रेड लाइट एरिया के अंदर जाता है पर संजय नहीं जाता, ऐसा पुलिस की जांच पड़ताल में पाया जाता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त ये एक महिला को अश्लील बातें कहता है, जिससे वो महिला गुस्सा हो जाती है और उसे झाड़ देती है। इसके बाद ये शांत हो जाता है और हॉस्पिटल वापस आ जाता है। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर ये एक जगह पर बैठकर शराब पीते हैं। इसका सिविक वॉलंटियर दोस्त तो चला जाता है, लेकिन संजय हॉस्पिटल में ही रुका रहता है। अब संजय अक्सर बिना रोक टोक हॉस्पिटल के अंदर आता जाता रहता था। ये इस हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर पहुंचता है और सेमिनार रूम की ओर जाता है, जहां वो देखता है कि ये ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट कर रही है। वहां जाकर वो उस घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। जब सीबीआई ने संजय से इस बारे में पूछताछ कर रही थी, तो ये अपने सवालों के जवाब में कहता है कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि जब वो उस डॉक्टर का बलात्कार कर रहा था तो वो डॉक्टर जिंदा थी या मर चुकी थी, क्योंकि उसने उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की थी कि डॉक्टर चीखने चिल्लाने की कोशिश करती तो वो उसकी गर्दन की हड्डी ही तोड़ देता है। कहा जा रहा है कि संजय एक ट्रेन बॉक्सर था। अब ये सब घटनाक्रम होता है और इसके बाद पूरा देश इस मामले पर नज़र बनाए हुए है।
देश भर में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट होता है और वो और भी तेज हो जाता है जब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हजारों की संख्या में कुछ मॉब या गुंडे आते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़ फोड़ करने लगते हैं। पुलिस भी खड़ी रहती है और सिर्फ देखती रह जाती है। इसके बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ता जाता है। फिर हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान लेती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान अपनी तरफ से ले लेती है। अब सवालों के घेरे में वेस्ट बंगाल की सरकार और कोर्ट में उनके लॉयर है कपिल सिब्बल के लॉयर से कई सवाल किए जाते हैं कि लाश कब मिली थी, जिसके जवाब में उनका कहना था कि लाश सुबह के 6 बजे मिली थी। दूसरा सवाल पोस्टमार्टम कब हुआ था, जिसके जवाब में कहा गया कि पोस्टमार्टम 2 से 4 बजे के बीच हुआ था। तीसरा सवाल ये उठता है कि लेडी डॉक्टर के माँ बाप को 3 घंटे क्यों इंतजार करवाया गया और इसके पीछे का क्या इंटेंशन था। और प्रिंसिपल ने जब खुद से इस्तीफा दे दिया तो इतनी जल्दी उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज बनाने की क्या जल्दी थी। और पीड़ित परिवार को डॉक्टर की बॉडी कब सौंपी गई, जिसके जवाब में कहा गया कि 8:45 पे परिवार को बॉडी सौंपी गई, लेकिन एफआईआर उसी रात को 11:45 पे करवाई गई। यही बात वेस्ट बंगाल की सरकार पर और पुलिस के ऊपर सवाल और संदेह पैदा करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि देश का ये पहला ही ऐसा केस होगा जिसमें पोस्टमार्टम पहले कर दिया गया और फिर एफआईआर दर्ज होती है। कोई नहीं जानता था कि ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा। सीबीआई इस केस की जांच 14 अगस्त से कर रही है और 14 से 21 अगस्त तक सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। और इस वक्त 2 ही लोग उनकी रडार पर है। एक है संजय रॉय, जिससे लगातार पूछताछ जारी है और जिससे अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब दूसरे हैं प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर खुद ही अपने पद से रिजाइन कर दिया गया। पर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने पब्लिक को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि ये मामला बहुत धूल पकड़ चुका था और सिंपैथी गेन करने के लिए किया होगा। जबकि जब उन्हें इनिशियली इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है तो घटना स्थल पर पहुंचने में ही 2 घंटे लगा रहते हैं। उसके बाद पुलिस को भी काफ़ी देर से इन्फॉर्म किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो इस केस को दबाना चाह रहे थे। सीसीटीवी कैमरा में संजय ही सेमिनार रूम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और वही बाहर आता हुआ दिखाई देता है। अब इस सेमिनार हॉल में इतने ज़्यादा कैमरा भी नहीं लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2 कोनों पर ही कैमरा लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर की बॉडी से जो सीमन मिला है वो 151 mg है, जो आमतौर पे एक आदमी की सामान्य मात्रा से 10 गुना ज़्यादा है। इसी आधार पर लोगों को शक हो रहा है कि इस केस में 1 से ज़्यादा आदमी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इस केस को लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 डॉक्टर्स और एक महिला जो साथ में खाना खा रहे थे, ट्रेनी डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं बहुत बुरी तरीके से। और जो नशे की हालत में संजय राय होता है, उसे सेमिनार रूम में उनके द्वारा भेजा जाता है। इस कहानी में कभी डॉक्टर की संख्या 7 बताई जाती है तो कभी 12 बताई जा रही है। कई दिनों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कई तरह की कहानियां सामने आ रही है कि इस कॉलेज में अश्लील फिल्मों का व्यवसाय चलता था, यहाँ तक कि डेड बॉडीज को बेचा जाता है या फिर मानव अंगों की तस्करी की जाती है। सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इससे पहले भी कई इस तरह के केस रहे हैं जिसमें सीबीआई की जांच के बाद भी आज तक उन केसेस को सॉल्व नहीं किया जा सका है। जैसे कि 2008 का आरुषि हत्याकांड भी कुछ इसी तरह का केस है कि याद दिलाता है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बताएगी कि क्या संजय इस केस में अकेला दोषी है या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, या फिर इस केस का सच कुछ और है और कुछ छुपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को डिफेम करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बस इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके।